एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, हमेशा खुश रहिए। आज हम बात करने वाले हैं, भाग 5 चल रहा है, याद रखिएगा। भाग 5 के आर्टिकल, अध्यायों के बारे में बात चल रही है। हम भाग 5 देख रहे हैं। भाग 5 में है क्या? अगर ऑल ओवर भाग 5 के बात करें तो हम है संघ के बारे में, अर्थात केंद्र के बारे में बात है। तो भाग 5 के में संघ है। क्लियर? भाग 5 संघ से संबंधित है। साथ ही साथ अध्याय 4 चल रहा है। हमने 3 अध्याय पहले पढ़ लिए हैं। भाग 5 में ही हमने 3 अध्याय पढ़कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब अध्याय 4 चल रहा है। अध्याय 4 है किससे संबंधित? संघ की न्यायपालिका। क्लियर? तो ये भी याद होना चाहिए। पूरा भी पूछ लेते हैं कि भाग 5 संघ में अध्याय 4 किससे संबंधित है, अध्याय 1 में क्या है, 2 में, 3 में। साथ ही साथ भाग 4 में 124 से 147 तक, 124 टू 147 तक आर्टिकल हैं। क्लियर? आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 134, आर्टिकल 134 के बारे में। अनुच्छेद 134 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमने 132 देखा। 132 आर्टिकल में बात कही गई थी, उच्चतम न्यायालय में अपील की अधिकारिता थी, और दोनों ही मामलों में कह रखा था कि सिविल मामलों में भी और दांडिक मामलों में दोनों मामलों में अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। अब 132 तो ये था। 133 में क्या कहा? अलग से उपबंध कर दिया गया, एक अलग से आर्टिकल 133 दे दिया गया कि सिविल मामलों के बारे में, कि अगर आपको सिविल मामलों की अप्लाई करना है, अपने उच्चतम न्यायालय में आप अपील करना चाहते हैं सिविल मामलों की, तो उसका क्या उपबंध होगा, कि किस मामले की, आप ऐसे कौन से सिविल मामले हैं जो आप अपील कर सकते हैं, तो उनके बारे में अलग से उपबंध दे दिया गया अनुच्छेद 133 में। अनुच्छेद 134 बात करता है दांडिक मामलों के बारे में। 133 में सिविल मामले और 134 में दांडिक मामलों के बारे में अलग से क्या प्रावधान है। तो आज हम अनुच्छेद 134 के बारे में बात करेंगे। दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। क्या कहा गया है? दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। मैंने पहले ही बता दिया था कि सिविल और दांडिक मामले क्या होते हैं, सबसे पहले जब हमने पढ़ा था अनुच्छेद 132। फिर भी कोशिश रहेगी कि सिविल मामले और दांडिक मामले और इनकी सुनवाई कौन कौन से जज करते हैं, इन पर अलग से वीडियो बना दी जाए। एक ऑल ओवर छोटा सा 10-15 मिनट का या 20 मिनट भी हो जाए, तो एक अलग से टॉपिक, जिससे आपको पता रहे। भारत, अब क्या कहा गया है 134 के फर्स्ट में? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि, यानी कि ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, अब ये तो है नहीं कि पाकिस्तान या चीन के राज्य क्षेत्र के भी आप निर्णय सुन लेंगे हमारे उच्चतम न्यायालय में, ऐसा नहीं है। तो ये लिखा गया है भारत के राज्य क्षेत्र। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी दांडिक कार्रवाई में दिया गया कोई भी अंतिम निर्णय है, कोई भी आदेश है, कुछ भी है, कोई डिक्री पारित कर दिया कोई भी, तो उसकी अपील आप उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। ये बात की गई है फर्स्ट में। अब कैसे कर सकते हैं वो बात की गई है। फर्स्ट कै ख गए, ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। कै में क्या है? उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। तो पहली बात ये की गई है इसमें कि निचली अदालतें, आप देखते हो जिला स्तर पर भी निचली अदालतें होती हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे दिया गया। अब क्या गया कि हाई कोर्ट में अपील की गई, हाई कोर्ट ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। क्या कहा? देखिए, दांडिक ये रहा, अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के, यानी दोष मुक्ति यानी कि आरोप से बरी कर दिया, दोष मुक्ति, दोष हटा दिया उसके सर पे। तो अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है, यानी कि जिला स्तर पर एक बार पूरी सुनवाई हो गई और उसमें अभियुक्त बरी कर दिया गया कि दोष मुक्त हो गए। अब क्या किया कि 2 पक्ष होते हैं, बिल्कुल 2 पक्ष होते हैं, और कोई भी वाद है, कोई भी कोर्ट में निर्णय चीजें जा रही हैं, तो 2 पक्ष तो होंगे ही। तो क्या हुआ कि हाई कोर्ट में अपील कर दी गई। हाई कोर्ट में क्या कहा कि जिस व्यक्ति को जिला स्तर के न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? मृत्यु दंडादेश दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु का दंड दे दिया। ठीक है,
तब आप अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो पहली बात तो ये की गई है का में, यानी कि खंड 1 के का में ये बात है। दूसरी बात क्या है, कब अपील कर सकते हैं, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय के किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है, यानी कि उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ, यानी कि उच्च न्यायालय भी मंगा सकता है। तो उस उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा मामला था जिसको उच्च न्यायालय ने अपने राज्य क्षेत्र के जो भी उसके प्राधिकार क्षेत्र में उसके नीचे जो भी अदालतें हैं, जो भी न्यायालय हैं, जो भी कोर्ट्स है, उससे मामला अपने यहाँ मंगाया हो उच्च न्यायालय में। तो ये कहा गया है कि उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है, और ऐसे विचारण में, और इस विचार में, यानी कि जब वो विचार कर रहा है उस पर मामले को मंगाकर, कौन, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया गया, यानी कि उस पर दोष के, हाँ हाई कोर्ट ने मामला अपने पास मंगा लिया, अपने उसके अधिकार की जो भी अदालत है उसमें से किसी एक में से, अब सारी में से ये थोड़ी ना सब में से लगाता, तो कोई एक अदालत होगी ना जिसमें से मंगाया होगा, तो अपनी निचली अदालत में, यानी कि जिस पर भी उसका प्राधिकार है। ये तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले हाई कोर्ट मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से मंगाएंगे, नहीं ना। तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वही बात की जा रही है, जो भी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है कोई कोर्ट, उसमें से किसी एक कोर्ट में जिस भी कोर्ट से उन्होंने मंगाया है वो मामला अपने पास मंगा लिया हाई कोर्ट में, और उसको सिद्ध दोष दे दिया, यानी कि वो दोषी करार दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, तब भी वो अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। तो दूसरी बात ये की गई है। क्लियर? क्या बात है इसमें, क्या है, ख को दोबारा समझिए अगर आपको समझ नहीं आया। आप जानते हैं हाई कोर्ट्स के नीचे भी जिला स्तर पर भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग ज़िले में जिला न्यायालय होते हैं बिल्कुल, ज़िले में न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट को ने जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में, अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसके कितने सारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी उसके अंडर आते हैं। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि इस निर्णय को, मेरे पास ये जो निर्णय चल रहा है किसी भी अदालत में उसके अंडर, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं, तो वो उसने किसी अदालत से अपने पास वो निर्णय मंगवा लिया जब वो निर्णय, उसके बाद उस निर्णय में उसने सिद्ध दोष दे दिया, यानी कि उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए, जिसका मामला मंगवाया गया है उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसको मृत्यु दंड दे दिया, तब वो अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। तो ये बात कही जा रही है ख। अब ग में क्या बात की जा रही है, क ख ग, तो ग में क्या बात है, वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के का, क्या 134 का, ये है 134 का, इसे भी पढ़ेंगे। इसमें प्रमाण है कि आप, प्रमाण पत्र है कि आप कैसे अपील कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही बात है कि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है, यानी कि उच्च न्यायालय ही खुद प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, तब भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो कुल मिला के 3 बातें थी जिसके द्वारा अपील कर सकते हैं आप दांडिक मामलों की उच्चतम न्यायालय में। क्लियर? तीसरी बात क्या थी कि उच्चतम न्यायालय ही प्रमाणित कर देता है, और प्रमाणित करेगा वो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 134 का के तहत वो प्रमाणित कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई ये मामला उच्चतम न्यायालय में ही सुने जाने योग्य है, तो भी आप अपील कर सकते हैं। अब देखिए किंतु परंतु क्या है यहाँ पर, परंतु उपखंड गा के अधीन, गा क्या है, ये रहा, ये गा अभी जो हमने पढ़ा, परंतु उपखंड गा के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड आ एक अनुच्छेद 145 का खंड 1 भी पढ़ेंगे जब हम उच्च न्यायालयों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो
अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। यानी कि जो अपील होगी वो इस अनुच्छेद 145 उपखंड गा के अधीन, उपखंड गा ये जो, अगर आप इसके तहत अपील करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उपखंड का कि अगर उच्चतम न्यायालय आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि आप उच्चतम न्यायालय में जाइए, आपको ये प्रमाणित कर देता है उच्च न्यायालय कि मामला ऐसा है जो उच्चतम न्यायालय ही सुने, तब आप जाएंगे। तो यही कहा गया है कि परंतु उपखंड गा के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1, 145 का खंड 1 हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में जब चर्चा करेंगे, के अधीन रहते हुए इस निमित्त बनाए जाएं। यानी कि जो भी बनाए गए हैं नियम और रूल्स और रेगुलेशन 145 के खंड 1 के तहत, उसके रहते हुए ही, उसी को ध्यान में रखकर ही ऐसी शर्तें, जो भी उसमें नियम है, जो भी शर्तें हैं, उनके अधीन रहते ही आप उच्च न्यायालय से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके द्वारा अपील कर सकते हैं आप उच्चतम न्यायालय में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। तो क्लियर ये बात थी। अब देखते हैं 134 का 2 क्या बोलता है। 1 हमने पढ़ लिया, 2 के बारे में बात करेंगे। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए ग्रहण करने और उन्हें सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। यानी कि आपको पता है अगर और कुछ पावर देनी हो, विधि कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। अमेंड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को संसद ही कर सकती है ना, उच्चतम न्यायालय तो नहीं करता। अगर किसी को कोई पावर देनी है, कोई विधि बनानी है कि हाँ भाई इसकी पावर कम करनी है, इसकी पावर घटानी है या बढ़ानी है, कुछ भी करना है, तो ऑल ओवर ये बात है कि विधि कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। उस पर विधि निर्माण का कार्य संसद का ही है ना। तो ये बात की गई है कि अगर और जो इसके अतिरिक्त जो शक्ति अभी फिलहाल प्राप्त है, अगर उससे ज़्यादा शक्ति देनी हो, उससे ज़्यादा सुनने की कोई शक्ति देनी हो, तो संसद विधि बनाकर दे सकती है। हो सकता है संसद का मन करे, संसद सोचे कि और पावर दे दी जाए और अपील के अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाए कि पहले तो ये चीज़ कर सकते हैं। पहले 2-4 मामले थे कि हाँ इनके मामलों में आप जा सकते हैं, क्योंकि रेयरेस्ट ऐसा नहीं है कि हर मामले को हम उच्चतम न्यायालय में उठा सकते नहीं। वो विशेष मामला होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए वो शर्तें पूरी करता हूँ, जो सारी शर्तें दे रखी है उसमें कानून का, विधि का कोई प्रश्न नहीं तो बहुत सारे ऐसे बात हैं जिनके बाद ही आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो वो और सोचे, संसद सोचे कि इसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिया जाए। अभी तो इतना सुनने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, इसकी सुनवाई का, इसकी अपीले क्षेत्र का अधिकार और बढ़ा दिया जाए। तो वो बढ़ा कौन सकता है? विधि कौन बना सकता है? उस पर संसद बना सकती है। तो यही कहा गया है इसमें कि संसद विधि द्वारा और अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है, शक्ति दे सकती है सुनने की। क्लियर? अनुच्छेद 134 का क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। क्लियर? तो अभी ये हम डिटेल में देख भी लेंगे, परंतु सीधे तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट होते हैं उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए, वो प्रमाण पत्र के बारे में से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 134 का प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 132 के खंड 1, हमने 132 पढ़ा उसका खंड 1, तो यहाँ पे ऑल ओवर सारे प्रमाण पत्र की बात की गई है। सारे अनुच्छेद आएंगे, 132 भी आएगा, क्योंकि उसमें बात कह रखी है कि भाई आप सिविल और दांडिक दोनों मामलों की सुनवाई, अपील कर सकते हैं, ये बात कह रखी है। उसके बाद 133 में बात क्या की गई है कि सिविल मामलों की अगर आपको सुनवाई करनी हो तो उनका अनेक अलग से विशेष उपबंध सिविल मामलों का 133 में है। 134 में अलग से विशेष उपबंध दांडिक मामलों का है। तो सभी बात की जाएगी इसमें। यही कही गया है इसमें, प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1
में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित है या देता है, यानी कि इनके तहत अगर कोई दंडादेश, निर्देश, डिक्री, अंतिम निर्णय कोई पारित किया है, कोई दंड दिया है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथास्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1, अनुच्छेद 133 के खंड 1, अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड गा ये हमने पढ़ा ना, उच्चतम न्यायालय के सर्टिफिकेट प्रमाणित करेगा कि आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। तो उपखंड गा में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि उच्चतम न्यायालय ये देखेगा कि ये उच्चतम न्यायालय में जाने का, ये उच्चतम न्यायालय में जाएगा तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए जो प्रमाणित किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें देखेगा, सोच विचार कर उच्च न्यायालय देगा। ये बात किया गया है। क्या कहा गया है कि निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। तो सीधे तौर पर वो भी सारे मामले, ऐसा तो नहीं है कि भाई अपना बोझ हल्का करने के लिए उच्च न्यायालय सारे मामले उच्चतम न्यायालय में दे देगा। वो भी जांचेगा कि हाँ ये मामला वहाँ जाना चाहिए या नहीं। अगर प्रमाणित कर देता है, प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो वो प्रमाण पत्र को देखेगा कि हाँ ये मामला जाने चाहिए, इसमें विधि का कोई ऐसा प्रश्न निहित है जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, या ये ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होनी चाहिए, जाना सकता है उच्चतम न्यायालय में या नहीं। तो वो देखेगा, हाँ जांच करने के बाद ठीक लगेगा, हाँ भाई जाना चाहिए, तो बिल्कुल भेज देगा। यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्व प्रेरणा, यानी कि अपनी प्रेरणा से अपने आप कर सकेगा। यानी कि वह ऐसा करना अगर वो करता है, उसको ऐसा लगता है, किसको? उच्च न्यायालय को, कि हाँ भाई अपील करनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय में ये मामला जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल प्रमाणित कर देगा, कर सकता है। यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार, जो भी व्यथित है, जिसको भी जाना है उच्चतम न्यायालय कि भाई मुझे जाना है, व्यथित हूँ, तो व्यथित पक्षकार, व्यथित से आप समझ गए ना, व्यथित परेशान, समझ गए ना। तो सीधी सी बात है कि व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से, या तो वो खुद या फिर उसकी तरफ से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। तो दूसरी बात ये की गई है, यानी कि जो भी अगर कोई अंतिम निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश, दंडादेश, डिक्री आपको पता ही दी है, डिक्री मैंने शब्द बताया था, निर्णय को ही बोलते हैं। तो यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात, क्योंकि बाद में ही तो करेंगे, अब वहाँ पर सुनवाई चल रही है, या तो उच्चतम न्यायालय ने मंगवाई है, ठीक है, अपने आप उसने मंगवाया कि मैंने मंगवाया है तो ठीक है, परंतु अब जब कार्रवाई चल रही है तो निर्णय के बाद ही तो कुछ होगा कि भाई अगर निर्णय ठीक है, अगर अच्छा लगा तो वो कहते हैं हम मान लेते हैं, नहीं तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जाते हैं। तो ये है कि दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार, जो भी परेशान है, जिसको भी ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय में अब जाना चाहिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई इस निर्णय से, तो व्यथित पक्षकार द्वारा उसकी ओर से, यानी कि उस पक्षकार की ओर से, या फिर वो स्वयं मौखिक आवेदन किया जाता है या वो करेगा। तो मौखिक आवेदन किया जाता है, या तो वो खुद करेगा या उसकी ओर से कोई करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा अनुच्छेद 134, हमारा अर्थात हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।